तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का डॉक्यूमेंट है, ये आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन रिलेटिवली आपको ईज़ी भी लगेगा। इसका कारण क्या है कि देखो अमेरिकन रेवोल्यूशन भी ना अगर आपको याद हो हमारी स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में होता था, लेकिन वो ऑप्शनल होता था। तो इसलिए हमारे जो टीचर्स होते थे वो हमें स्किप करवा देते थे। सेम इज़ ट्रू फॉर रेनेसां एज़ वेल। तो रेनेसां फ्रेंच रेवोल्यूशन को स्कूल टाइम में भी स्किप करवा दिया जाता था, जिसकी वजह से बच्चे इसके साथ आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रिलेट कर नहीं पाते। बट फ्रेंच रेवोल्यूशन एज फार एज आई नो मेरे स्कूल में भी बहुत अच्छे से करवाया था एंड आपको भी अच्छे से करवाया होगा। दोज हु हैव गॉन थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन क्वाइट नाइसली ड्यूरिंग देयर स्कूल टाइम, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, जस्ट टाइप नाइसली इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई नो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन को आपने स्कूल टाइम पे अच्छे से पढ़ा था। राइट, नाइन्थ में भी आता है, टेंथ में भी आता है ये। ठीक है, ऋतिक ने पढ़ा है, राघवेंद्र ने भी पढ़ा है। ठीक है, बाकियों ने भी पढ़ा होगा। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की काफी सारी डेवलपमेंट्स के साथ रिलेट करना काफी आसान है। अब इसमें वही एक रिचुअल हम करेंगे कि बिफोर स्टार्टिंग टू गो थ्रू कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ क्या, हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सी अ क्वेश्चन। ठीक है, उससे हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हमने जब पढ़ना है तो व्हाट शुड वी फोकस अपॉन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको अपने मेंस में लिखने को कहा जा सकता है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन मार्क्ड द एंड ऑफ फ्यूडलिज्म and the beginning of modern nation state. What you have to do, you have to critically examine the cause, trajectory and impact of French Revolution in the light of this statement. बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन के एंड में हमें एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल उसी तरह का एक क्वेश्चन यहां पर भी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज हमें क्या बता रही है कि जब रेवोल्यूशन को पढ़ना है तो उसमें कॉजेस हमें पता होने चाहिए, कोर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पता होना चाहिए और फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंपैक्ट क्या था इसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर हमें क्लैरिटी है तो ऐसा कंपाउंड क्वेश्चन, कॉम्पोजिट क्वेश्चन जो है वो भी सॉल्व कर पाएंगे। और इंडिपेंडेंटली भी अगर मान लो कॉजेस के ऊपर सवाल आ गया, कोर्स के ऊपर सवाल आ गया, इंपैक्ट के ऊपर सवाल आ गया, तो उनको भी हैंडल करना कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर टॉपिक। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई? इन द ईयर 1789। ये एक वाटरशेड मोमेंट थी और यूरोप की हिस्ट्री को पूरी तरह से इसने चेंज करके रख दिया। ठीक है, ये वो पहला इंसिडेंट था जिसकी वजह से आने वाले समय में कहा जाएगा कि व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, फ्रांस क्या है कि ये जो नया बदलाव आएगा ना यूरोपियन सोसाइटी में, फ्रांस उस बदलाव का एक हॉटस्पॉट बनकर आएगा। और फ्रांस क्यों है? Why is France the hotspot of this बदलाव that is going on in Europe? क्योंकि जब एनलाइटनमेंट हुई, जब रेनेसां के जो आइडियल्स थे ये नॉर्दर्न यूरोप में फैलना स्टार्ट हुए, तो फ्रांस तक जब ये पहुंचे तो फ्रांस के एक तो अपने फिलोसोफर्स ने कई सारी बातें की। एनलाइटनमेंट एज में वो फिलोसोफर्स जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बात करते थे, उनमें से काफी सारे फिलोसोफर्स फ्रांस को बिलोंग करते थे। लेकिन उस समय पर इनकी बातों को कोई सीरियसली नहीं लेता था, हल्के में लेता था। लेकिन जब फ्रेंच के सोल्जर्स ने इन्हीं फिलोसोफर्स की कही गई बातों को अपनी आंखों से अमेरिका में इंप्लीमेंट होते हुए देखा, तब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये हमारे फिलोसोफर सिर्फ बातें करके नहीं गए, इन्हें एक्चुअली हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली इंश्योर लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ऑफ द पीपल। वी कैन एक्चुअली इंश्योर दैट पीपल आर एबल टू लिव लाइफ ऑन देयर टर्म्स इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस। सो कॉन्सिक्वेंटली यूरोप के अंदर फ्रांस वो एक ऐसी जगह बन गई, एक ऐसा कंट्री बन गया जहां पर मॉडर्निटी का एक हॉटस्पॉट ही बनेगा। ठीक है, मॉडर्निटी एक तरीके से आगे फ्लरिश करेगी। राइट, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की मदद से या फ्रेंच रेवोल्यूशन के आने से जो एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी फ्रांस में, ये अबॉलिश हो गई और मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज यूरोप में भी इंप्लीमेंट होना स्टार्ट हो गई। राइट, कई सारे जो एनलाइटनमेंट एज के आइडियल्स थे ये रेवोल्यूशन के टाइम पर मोटिव्स और स्लोगन्स बन गए। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये रेवोल्यूशनरी आइडियल्स बन गए। ठीक है, एंड एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स को भी इन आइडियल्स ने आगे जाकर इंस्पायर किया। कि हालांकि फ्रांस के अंदर, जैसे अमेरिका में भी क्या था कि एंटी कॉलोनियल रिबेलियन ही था एक तरीके से, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, लेकिन फ्रांस में अपने ही राजा की एट्रोसिटी और मिस गवर्नेंस के अगेंस्ट यहाँ के लोगों ने फाइट की थी। लेकिन इस फाइट के दौरान जो उन्होंने मॉरल वैल्यूज बताई, ठीक है, जो सिद्धांतों का उजागर किया, यही सिद्धांत आने वाले समय में एशिया और अफ्रीका के कई सारे जो देश हैं उनमें जो स्वतंत्रता संग्राम होगा उसका फंडामेंटल लिंचपिन बनेगा। ठीक है, एंड इट ऑल्सो मार्क्ड द एंड ऑफ फ्यूडल स्ट्रक्चर। मिडीवल टाइम्स में फ्यूडल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि राजा है, ठीक है, राजा के आगे मंत्री, मंत्री के आगे संतरी, ये सिस्टम चलता था। तो राजा जो है उसके पास एक तो स्टैंडिंग आर्मी होती थी, लेकिन उसी के साथ साथ क्या होता था कि उसके देश
उसके देश के कई पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को जागीर के रूप में वो अपने मंत्रियों और संतरियों को दे देते थे। ठीक है? कि राजा की अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी है, नेशनल आर्मी, और जब शत्रु देश हमला करता है तो शत्रु देश से फाइट करने के लिए सपोर्टिंग मर्सनरीज की जरूरत पड़ती थी। तो जो नोबल्स होते थे वो अपनी आर्मी फिर राजा के सपोर्ट में लेकर आते थे। ठीक है? और नोबल्स राजा को सपोर्ट क्यों करते थे? क्योंकि राजा की अथॉरिटी चर्च के थ्रू इंश्योर हो रखी है, डिवाइन राइट्स थ्योरी चल रही है। तो लोग राजा को मानते हैं। ठीक है? अगर राजा ने कहा कि ये नोबल गद्दार है, ये नोबल बेकार है, तो बाकी नोबल्स भी राजा को ज्वाइन कर लेंगे और लोग भी फिर क्या है कि नोबल की बात मानेंगे नहीं। ठीक है? तो कहीं ना कहीं एक क्विड प्रो क्वो सिचुएशन चलती है, जहां पर जो राजा है वो नोबल को सपोर्ट करता है और जरूरत पड़ने पे नोबल राजा को सपोर्ट करता है। राजा कैसे सपोर्ट करता है? वो कहते हैं कि मेरे देखो, मैं तुम्हें सैलरी तो नहीं दे सकता, लेकिन एक काम करते हैं, एक एरिया है हमारे कंट्री का, ये एरिया तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, यहाँ पर तुम अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, वहां से लगान वसूल करो, उस लगान को वसूल करने के बाद तुम्हारी सैलरी का जो कट मिलता है वो तुम रखो, और सरप्लस जो है वो मुझे भेज देना। ठीक है? और नोबल ये कर देते थे, मोस्टली कर देते थे, बट एट द सेम टाइम नोबल भी थोड़े तेज होते थे। ठीक है? चलाक शातिर ब्रीड ऑफ पीपल ये नोबल होती थी, नोबल क्लास होती थी। राइट? इनको भी पता था कि राजा को अगर हम युद्ध में सपोर्ट नहीं करेंगे तो इसकी भी सत्ता जा सकती है। तो टाइम टू टाइम क्या है कि थोड़ी बहुत चुगानी मार लेते थे ये भी। ठीक है? चुगानी मारने का मतलब क्या है? चालाकियां मारना। राइट? तो ये फ्यूडल स्ट्रक्चर में अल्टीमेटली हो ये रहा था कि राजा तो कोई टैक्स देता नहीं, उल्टा उसको टैक्स, लिया हुआ टैक्स जो है उसके खर्चे पूरे करते हैं। ये नोबल्स जो हैं ये भी टैक्स नहीं देते। अब राजा की सत्ता कैसे इंश्योर हो रही है? लोग क्यों नहीं विद्रोह कर रहे? क्योंकि चर्च ने कहा है कि भाई ईश्वर हर जगह नहीं आ सकते, इसलिए लुई को बना दिया इन्होंने। ठीक है? 14 15 16 को। राइट? लुई को बना दिया। सो इस कॉन्टेक्स्ट में जो चर्च के क्लेर्जीमैन होते थे, क्लेर्जीमैन क्या होता है कि चर्च में अपनी सेवाएं देने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, राइट, उनको क्लेर्जीमैन कहा जाता है। ठीक है? तो चर्च की भी मतलब इन तीनों का आपस में नेक्सस होता था, जिसकी वजह से ये अपने देश को कंट्रोल करके रखते थे। तो इस सब में पिसता कौन था? आम जनता। इस सब में आम जनता पिसती थी। तो इसी आम जनता ने डिसाइड किया कि अब हम और नहीं पिसेंगे। इन्होंने बगावत की, और इस बगावत में क्या हुआ कि जो नेक्सस चल रहा था इन तीन एंटिटीज का, ये खत्म हुआ। और उसके बाद इनके खत्म होने से फ्यूडल स्ट्रक्चर भी खत्म हो गया और मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गया। इज दिस क्लियर? ये बेस जो मैंने बताया आपको, एक कॉन्टेक्स्ट बताया, क्या ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर है सभी को? प्लीज टाइप यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। इज दिस कॉन्टेक्स्ट क्लियर? CLR लिख दो, क्लियर लिख दो। बढ़िया। ठीक है? तो इसमें फ्रांस के अब इस रेवोल्यूशन के कारणों को हमने समझना है। कारण को समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि रेवोल्यूशन से पहले का फ्रांस किस तरह का होता था। तो एनलाइटनमेंट एज की वजह से ना फ्रांस में तरक्की खूब हो रही थी। ठीक है? इट वॉज बिकॉज ऑफ द एनलाइटनमेंट की कई सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई, फार्मिंग मेथड्स को इंप्रूव किया गया। इस फार्मिंग मेथड की वजह से एग्रीकल्चरल आउटपुट भी बढ़ी है, इंडस्ट्रियल आउटपुट भी इंक्रीज हुई है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, एंड जो आम जनता है उसमें से कई लोगों की आमदनी जो है वो इंप्रूव हो रहा है। ठीक है? लेकिन इतना भी नहीं कि सब कुछ सही है, सब चंगा सी, ऐसा नहीं है। बेसिकली क्या हो रहा है कि इन डेवलपमेंट्स की वजह से ना एक मिडिल क्लास की इमर्जेंस हमें नजर आ रही है। राइट? एनलाइटनमेंट की वजह से, प्रिंटिंग प्रेस की पॉपुलैरिटी की वजह से लिटरेसी भी इंक्रीज होना शुरू हो गई, और लोग जो हैं न्यू आइडियाज के बारे में काफी ज्यादा अवेयर हो चुके हैं, सच एज इक्वालिटी, रैशनलिज्म एटसेट्रा। राइट? अब इसी सब में क्या है कि जब न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो नए तरह के प्रोफेशंस भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, है ना? टीचर्स, प्रोफेसर्स, म्यूजिशियंस, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स। ठीक है? ये नए नए प्रोफेशन इमर्ज होना स्टार्ट हो गए। राइट? जैसे जैसे थोड़ी एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़ी, उस एग्रीकल्चरल आउटपुट से जो इंडस्ट्री थी, इवन दो इफ इट वाज नॉन मैकेनाइज्ड सो फार, ठीक है, अगर नॉन मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री भी हम इसको माने कि अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पूरी तरह से फ्रांस में नहीं भी आई थी, तब भी क्या है कि आउटपुट तो देखो हो रही है, आउटपुट जनरेट हो रही है। तो उससे क्या है कि मिडिल क्लास के मतलब फैक्ट्री, अगर यहाँ एक इंडस्ट्री है जहां पर काम हो रहा है, तो उसमें सुपरवाइजर्स वगैरह या मैनेजर्स वगैरह होंगे, तो वो भी क्या है, एस्पिरेशनल क्लास होती है। ठीक है? अब ये जो मिडिल क्लास थी, किसी भी देश में, किसी भी सोसाइटी में आप देख लीजिएगा
कि मिडिल क्लास जो होती है ना, क्योंकि वो एस्पिरेशनल होती है। मैंने आईफोन की एग्जांपल पता नहीं इसी बैच में दी थी कि किसी और क्लास में दी थी, बट मिडिल क्लास इज ऑलवेज एस्पिरेशनल। दैट इज व्हाई अगर कोई चीज गलत होती है तो ये सबसे ज्यादा वोकल होते हैं। तो फ्रांस में जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी, विच वाज अ रिजल्ट ऑफ एनलाइटनमेंट एंड द साइंटिफिक डिस्कवरीज, उस प्रॉस्पेरिटी की वजह से देयर वाज अ राइज ऑफ मिडिल क्लास, एंड बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ दिस मिडिल क्लास, द वोकलाइजेशन ऑफ द इश्यूज इन फ्रांस, इट वाज इवन मोर। ठीक है, वो बहुत ज्यादा हो चुकी थी। ये समझ में आ गया सभी को? थोड़ा इसका समराइज करता हूं टेबल या फ्लो चार्ट बनाकर। बेसिकली क्या है, एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट हुई। ठीक है, इस एनलाइटनमेंट की वजह से साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई। ठीक है, इन साइंटिफिक डिस्कवरीज का असर फ्रांस पे भी हुआ। ठीक है, और फ्रांस में न्यू एफिशिएंसी आ गई, जिस एफिशिएंसी की वजह से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल आउटपुट ये एनहांस हो गई। और इनका कंबाइंड इफेक्ट क्या था कि देयर वाज एन इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास थी तो पहले भी, लेकिन अब इनका नंबर बढ़ गया है। राइट, नंबर बढ़ गया है तो यही सबसे ज्यादा रौला डालते हैं, शोर मचाते हैं। तो दे आर मोर वोकल। मोर वोकल का मतलब है कि अब जो अंडरलाइंग इश्यूज हैं, कि फ्रांस में ठीक है तरक्की हुई है, लेकिन कुछ बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अंडरलाइंग इश्यूज या प्रॉब्लम्स हैं जिनके ऊपर किसी का ध्यान जा नहीं रहा। तो ये मिडिल क्लास जो है इन इश्यूज को अब हवा देगी। ठीक है, ये इश्यूज जो हैं ये बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा। राइट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के पीछे रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ठीक है, तो फ्रांस की जो तरक्की हुई थी एनलाइटनमेंट और साइंटिफिक डिस्कवरीज के बाद, दैट वाज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आएगी। ठीक है, अब ये मिडिल क्लास ने अंडरलाइंग इश्यूज को हाईलाइट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कैसे हाईलाइट किया? फ्रांस में क्राइसिस भी चल रहे थे साथ साथ। जैसे कि फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन तक पहुंच गई, एंड ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। एग्रीकल्चर आउटपुट इनिशियली तो बढ़ी थी, तो बढ़ती हुई आउटपुट को देख के लोगों ने बच्चे भी पैदा ज्यादा करने शुरू कर दिए। बट एक पॉइंट के बाद पता लगा कि लैंड तो उतना ही रहेगा, है ना, कि आउटपुट हम पहले तो इंक्रीज कर पा रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद लिमिटेशन आनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें ग्रेजुअली पता लगा कि फूड शॉर्टेजेस आ गई हैं। फिर बीमारियां भी फैल जाती थी। राइट, बीमारियों के फैलने के टाइम पर ना सरकार मैक्सिमम एक्सपोज होती है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने देख रखा है ये। कोविड के टाइम हम सबकी आंखों के सामने हुए थे। राइट, और वहां पर सबका पता लग गया था कौन कितना पानी में। राइट, तो कोविड में मतलब बातें बहुत बड़ी बड़ी, सभी सरकार, सिर्फ इंडिया की नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। सरकारें क्या है कि ऐसी आपदा के समय पर एक्सपोज होती हैं। तो जब इस तरह की पैंडेमिक्स फैलती है ना, तो इन पैंडेमिक्स की वजह से क्या है कि पता लग जाता है कि सरकार आपका कितना केयर करती है। जो टैक्सेस आपसे कलेक्ट किए जाते हैं, उन टैक्सेस का एक्चुअली में हो क्या रहा है। राइट, कितने सारे स्टेट्स में पैसा जाता है ताकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सेकेंडरी टर्शियरी हेल्थ केयर सेंटर्स वे बने रहें। लेकिन कई, बिहार में, खासकर बिहार में तो कितने ऐसे आपको केसेस मिलेंगे जहां पर सिर्फ कागजों के ऊपर वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, अंदर घास उगी हुई है उस बिल्डिंग के अंदर। उसकी दीवारों में से पेड़ निकलने शुरू हो गए, मनी प्लांट निकल रहे हैं। ऐसा है। ठीक है, तो इसी तरह से यहां पर भी क्या है कि पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी, लोगों को बीमारी भी हो जाती थी, केयर नहीं थी पॉपुलेशन की। और फूड शॉर्टेजेस का क्राइसिस ये फ्रांस में 1770s के बाद से, 1780s ऑनवर्ड्स, ये काफी ग्रेव होना स्टार्ट हो गया था 1780 के बाद से। राइट, अब इसी में क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, फूड शॉर्टेज है। तो जब कोई चीज की शॉर्टेज हो और उसकी डिमांड ज्यादा हो तो उसका प्राइस बढ़ता है कि घटता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब जब प्राइसेस इंक्रीज होंगे तो आइडियली पगार भी बढ़नी चाहिए। लेकिन क्या है कि पगार बढ़ नहीं रही थी। ठीक है, वेजेस जो थी वो स्टैग्नेंट थी, लेकिन प्राइसेस राइज कर रहे थे। जिसका मतलब क्या है, लोगों को सबसिस्टेंस क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, सबसिस्टेंस क्राइसिस मतलब गुजारा करना, कि मेरी अगर सैलरी बिल्कुल स्टेगनेंट है लेकिन महंगाई बढ़ रही है, राइट, और सैलरी मेरी उतनी है, तो उसमें क्या है कि मेरा खुद का गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कि गुड़गांव जैसे शहर में 1-1 लाख लोग, मतलब 1-1 लाख रुपए का रेंट मांगा जा रहा है, ऐसे बेकार शहर में, एक गंदी सी जगह पे घर का, फॉर 2 BHK 3 BHK 1-1 लाख रुपीज
रेंट चार्ज किया जा रहा है, बारिशों में बाढ़ आ जाती है यहाँ पे, कचरे उठाने वाले आ नहीं रहे, इतना बुरा हाल है गुड़गांव का, कहने को मिलेनियम सिटी है, राइट। अगर ऐसा होता है, अगर जिस जगह पे 1 लाख रेंट देना पड़ रहा है आपको, तो आप खुद सोचो कि पहली चीज तो यहाँ पर हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाना पड़ेगा, और ऊपर से उसमें भी यू हैव टू बी एट अ वेरी गुड लेवल, तब जाके बात बनती है। नहीं तो दूसरी ऑप्शन क्या है, टीयर 2 सिटी में शिफ्ट हो जाओ जहां पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो सबसिस्टेंस क्राइसिस में वेज बढ़ नहीं रही, लोगों की महंगाई बढ़ती जा रही है, तो गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। दूसरा, जो राजा है उसका लाइफ चिल है, राजे की लाइफ एकदम चिल है, आम जनता झेल रही है, राजा को कोई दिक्कत नहीं है। मोनार्की के साथ क्या हो रहा था, मोनार्की ना फाइनेंशियल बर्डन अपना बढ़ा रही थी, कि बेसिकली क्या होता है कि जब ऐसे क्राइसिस आते हैं, भारत सरकार ने भी कोविड के टाइम पे क्या किया था, सरकार का इकट्ठा किया हुआ पैसा पंप होता है मार्केट में, पता है ना आपको, ये मॉनेटरी पॉलिसी को ढील दी जाती है, लिक्विडिटी पंप की जाती है, ठीक है। सरकार लिक्विडिटी को पंप करती है ताकि मार्केट में पैसा फ्लो हो, लोगों के हाथ में पैसा आए, वो खर्चें, और उससे फिर गुजारा होना शुरू होता है, ठीक है। ये प्रोसेस चलता है, ठीक है, आइडियली जो है ये प्रोसेस चलता है। लेकिन राजे के पास, खुद के पास इसका सरकारी कोष खत्म था, लुई 16 का। क्यों खत्म था, क्योंकि सबसे पहले तो 1770s में अमेरिकन रेवोल्यूशन में ज्यादा चौड़ में घूम रहे थे ये, बर्बन डायनेस्टी बहुत चौड़ में घूम रही थी, और इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि इनके पैसे कम हो रहे हैं, ये इंडिया में भी कर्नाटिक वॉर लड़ रहे हैं, अमेरिका में अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लड़ रहे हैं, राइट, एंड अपने देश की हालत खराब है, ठीक है। तो कॉस्टली वॉर्स की वजह से जो रॉयल ट्रेजरी थी उसमें पैसे कम थे। दूसरा, टैक्स कलेक्शन का प्रोसेस होता था, लेकिन जिनके पास पैसे हैं उनसे टैक्स लिया ही नहीं जा रहा। टैक्स किससे लिया जा रहा है, हु कैनॉट पे, दोज पीपल हु कैनॉट पे, उनको टैक्स देना पड़ रहा है, right? So those people who cannot pay, they have to pay taxes, and those who do not, who don't need to pay, उनको टैक्स देने की मतलब उनके लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है, वो चिल कर रहे हैं एकदम, राइट। तो उसकी वजह से क्या है कि जब ऐसे लोगों के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दोगे जो दे ही नहीं सकते, तो इनएफिशिएंसी आएगी ना। तो ये एक रीजन था। नोबिलिटी और जो क्लर्जी थी उनको एग्जेम्पशंस मिली हुई थी, राइट। तो नेट इंपैक्ट इसका क्या था कि देयर वाज इन्फ्लेशन, देयर वाज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, एंड द मोनार्क्स यानी कि रूलर्स, दे वर रियली वीक। जो लास्ट इनका ढंग का राजा था वो था लुई 14। उसके बाद मोनार्की में एक से बढ़कर एक एकदम निकम्मे राजा थे, जिनका वजन बढ़ता जा रहा था, मोटे मोटे खा पी के मोटे ठूस होते जा रहे हैं, सांड होते जा रहे हैं, लेकिन जनता की कोई परवाह नहीं थी उन्हें, राइट। तो इसी की वजह से देयर एंटर्ड सेवरल कॉजेस which can be classified as social, economic and political causes that triggered French Revolution। तो सोशल कॉजेज में हम बात करेंगे कि फ्रांस में जो सोसाइटी थी उसमें एस्टेट सिस्टम फॉलो किया जाता था। ये एस्टेट सिस्टम फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण था। बेसिकली सोसाइटी ना एक ट्रायंगल में, एक पिरामिड में आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। इसमें सबसे नीचे थर्ड एस्टेट आती है। थर्ड एस्टेट में क्या होता है कि इट वाज दैट एस्टेट जिसमें मैक्सिमम लोग शामिल थे, लेकिन इनके पास पावर सबसे कम थी, पैसे भी इनके पास कम होते थे। लैंडलेस लेबरर्स, पीपल जिनके पास कोई वेल्थ नहीं है, कोई पोजेशन नहीं है, सिर्फ अपनी मजदूरी करके, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं, सो वो उस तरह के लोग आ जाएंगे इसमें, ठीक है। दूसरा, कुछ अर्बन वर्कर्स, ठीक है, जो जो मिडिल क्लास से मर्ज हो रही है, कुछ अर्बन वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, ये इसमें आ जाते थे। और थोड़े से वो पेजेंट्स या ऐसे लोग जो व्यापार करते थे, कॉमर्स करते थे, ट्रेड करते थे, वो भी इसमें आ गए, ठीक है। सेकेंड एस्टेट जो था, इसमें कौन होते थे, नोबिलिटी, ठीक है। थर्ड स्टेट में मिडिल क्लास, पेजेंट्स, वर्कर्स, इनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, और मैक्सिमम पॉपुलेशन थर्ड स्टेट की थी। सेकेंड स्टेट में नोबिलिटी थी, इट वाज अ प्रिविलेज्ड क्लास, ठीक है, जैसे हमारे मिडीवल टाइम्स में होते नहीं थे जमींदार, जागीरदार, उस तरह के लोग यहाँ पर सेकेंड स्टेट में। और फर्स्ट स्टेट में कौन है, क्लर्जी, राइट। क्लर्जी मतलब चर्च के ऑफिशियल्स, इवन देवर प्रिविलेज्ड क्लास, इनसे भी टैक्स लिया नहीं जाता था, ठीक है, इनसे भी क्या है, टैक्स जो है लिया नहीं जाता था। तो इस एस्टेट सिस्टम में इतनी इनइक्वालिटी थी इन देयर स्टेटस, इन द वे दे वर टैक्स्ड एंड द अपॉर्चुनिटीज दैट दे गॉट, जिसकी वजह से थर्ड स्टेट के लोग बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट रखना शुरू हो गए, ठीक है। थर्ड स्टेट में रिजेंटमेंट काफी ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो गई है, और सबसे ऊपर किंग होता था, ठीक है, इसके पास पावर तो बहुत थी,
लेकिन वही बात है कि पावर है लेकिन जिम्मेदारी से वो पावर इंप्लीमेंट हो नहीं रही। तो ये जो एक इनइक्वालिटी प्रमोट हो रही थी इस एस्टेट सिस्टम की वजह से, दैट वाज वन ऑफ द रीजन दैट ट्रिगर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन। सेकंड है पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कॉज में फ्रांस वाज एन एब्सोल्यूट मोनार्की। ठीक है, ब्रिटेन में फिर भी पार्लियामेंट थी। अमेरिकन रेवोल्यूशन में भी हमने देखा ना कि इनके जो कानून पास होते थे वो पार्लियामेंट पास करती थी। और मोनार्क जो थी ब्रिटिश की, वो भी धीरे धीरे उन्होंने क्या है कि उन्होंने ही पार्लियामेंट एस्टैब्लिश की, जहां पर लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आते थे, कानून बनाते थे, और धीरे धीरे इस पार्लियामेंट को काफी सारी पावर दे दी। आज की डेट में भी ब्रिटेन में राजा है, चार्ल्स, प्रिंस चार्ल्स जो होते थे वो किंग चार्ल्स हैं, राइट। लेकिन साथ ही साथ उनके प्राइम मिनिस्टर के पास काफी सारी पावर है, मेजर डिसीजन वो लेते हैं, डी फैक्टो गवर्नेंस उनके पास है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, इंडिया जैसा ही सिस्टम फॉलो किया जाता है, वेस्टमिंस्टर सिस्टम इसको कहते हैं, राइट। तो लोगों की चुनी हुई सरकार बेसिकली ब्रिटेन में काम करती है, वो पहले यहां पर ही कर रही थी। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था, फ्रांस में एब्सोल्यूट मोनार्की थी, पावर सेंट्रलाइज थी अंडर द इनएफिशिएंट लीडरशिप ऑफ लुई 16, राइट। तो राजा जो था, इसको पता था कि टैक्स सिस्टम इनएफिशिएंट हो चुका है, मुझे न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, एंड ही हैड टू, कोई और ऑप्शन नहीं थी। नोबिलिटी और क्लर्जी को टैक्सेशन के अंडर लाने के अलावा देयर वाज नो अदर ऑप्शन जिससे कि अपनी रॉयल ट्रेजरी को वापस भर सके, ठीक है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट टू एस्टेट्स की डोमिनेंस थी, राइट, तो इसलिए क्या है, देयर वाज अ रेजिस्टेंस, ठीक है, देयर वाज अ रेजिस्टेंस। बेसिकली ना एक और चीज बताता हूं, पार्लियामेंट ना यहां पर भी थी, होती थी, लेकिन 175 सालों से पार्लियामेंट को कन्वीन ही नहीं किया गया। जो भी कानून चल रहे हैं वो राजा की मर्जी से चल रहे हैं, ठीक है। तो आइडली न्यू पार्लियामेंट को एक बार कन्वीन करवा के नए टैक्सेस को इंट्रोड्यूस करना जरूरी था। लेकिन लुई 16 इसको करने से डर रहा था, क्योंकि अगर फर्स्ट टू स्टेट्स का सपोर्ट चला गया तो फिर इनकी बॉर्बन डायनेस्टी हो सकता है खत्म हो जाती, ठीक है। 1788 में फाइनली डिसाइड किया गया कि भाई अब तो स्टेट्स जनरल को बुलाना पड़ेगा, ठीक है। ये पार्लियामेंट को एक तरीके से कहते थे, जिसमें तीनों स्टेट्स के मेंबर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बैठते थे और इंपॉर्टेंट मुद्दों के ऊपर कानून बनाते थे। तो 1788 में फाइनली किंग लुई 16 ने 175 सालों के गैप के बाद, ठीक है, 1788 में डिसाइड किया, 1789 में 175 सालों के गैप के बाद कहा कि अब स्टेट्स जनरल बैठेगा, राइट। और फ्रांस के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, इससे कैसे बाहर निकलना है, उसको लेकर टैक्स कैसे लगाने चाहिए, कैसे खर्चे होने चाहिए, उसके बारे में बात करेगा। अब जब ये स्टेट्स जनरल बैठा तो इसमें क्या था कि तीनों स्टेट्स के पास एक एक वोट होता था। ऑल द थ्री स्टेट्स दे हैड वन वोट ईच, ठीक है। मर्चेंट सेकंड में होंगे, नहीं ऋतिक, मर्चेंट भी थर्ड स्टेट में ही थे, ठीक है, मैंने चेक कर लिया है, मर्चेंट थर्ड स्टेट में ही थे, राइट। इवन दे फॉर्म्ड दी, मतलब मिडिल क्लास जो वो थर्ड स्टेट में ही थे, सेकंड स्टेट में नोबल्स, फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी, ऐसे ही है, ठीक है। मर्चेंट्स थर्ड में ही थे, ठीक है। बुर्जुआ उनको कहते हैं, इवन द बुर्जुआ वर द पार्ट ऑफ थर्ड स्टेट इन फ्रांस। तो यहां पर फिर डिस्कशन होती है। डिस्कशन में ना अब क्या है कि हर एक स्टेट के पास एक वोट है। अब जब कोई मुद्दे के ऊपर फैसला होगा, अब उसको पारित करना है कि नहीं करना, फर्स्ट टू स्टेट्स के पास एक एक वोट है, थर्ड स्टेट के पास एक वोट है। तो ज्यादातर क्या होता था कि पहले दो स्टेट्स थर्ड स्टेट्स को आउट वोट कर देंगे, यानी कि टैक्सेस का बर्डन थर्ड स्टेट के ऊपर है, उसको चेंज करना है, और अगर पहले दो स्टेट्स पे लगाएंगे ये दोनों मना कर देंगे। तो इसलिए क्या है कि दे विल बी आउट वोटेड थर्ड स्टेट। तो इस वजह से थर्ड स्टेट ने डिमांड की कि क्योंकि हमारी रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा है, तो इसलिए या तो इसके स्ट्रक्चर को, स्टेट्स जनरल के स्ट्रक्चर को चेंज करो, या फिर एक नेशनल असेंबली बनाओ। इस नेशनल असेंबली में हम, मतलब जितने लोग हैं, तो सबका एक एक वोट होगा, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा, राइट। साथ ही साथ जैसे वॉल्टेयर, ये जो फिलोसोफर्स है जिनके बारे में मैंने आपको कल और उससे पहले की क्लास में बताया था, सैटरडे की क्लास में, कि वॉल्टेयर, रूसो, मोंटेस्क, इन्होंने अपनी कई सारी थ्योरीज दी थी। इन थ्योरीज की वजह से भी क्या है, इक्वालिटी को लेकर थर्ड स्टेट्स के मेंबर जो हैं वो काफी ज्यादा अवेयर हैं। तो उनको पता है कि यार नंबर्स में हम ज्यादा हैं, इम्पैक्ट हमारा ज्यादा है, हम कुछ करेंगे उसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे ज्यादा पड़ेगा, तो इसलिए हमारी रिप्रेजेंटेशन जस्टिफाइड होनी चाहिए। तो इन्होंने साफ कह दिया कि भाई नेशनल असेंबली कन्वीन होगी, राइट। तो ये भसड़ चल रही है यहां पर, और इसी बीच क्या है, इकोनॉमिक कॉजेस, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस भी है। जो कर्जा फ्रांस के ऊपर बढ़ता जा रहा था, उसके पीछे सबसे क्रिटिकल रीजन था लैविश रॉयल स्पेंडिंग। लोग भूखों मर रहे हैं, एक काफी बड़ा पॉपुलेशन का सेक्शन है
जो भूखा मर रहा है, ठीक है? मिडिल क्लास चलो जैसे-तैसे अपना गुज़ारा कर रही है, लेकिन पिस रही है, राइट? आम जनता जो बिल्कुल नीचे के तबके के लोग हैं, वो भूखों मर रहे हैं, राइट? और जो रॉयल राजा है, इसको केक खाना है, कि ब्रेकफास्ट में केक खाना है, मटन, चिकन ये सब खा रहा है, राइट? तो रॉयल स्पेंडिंग बहुत लेविश थी। ये खर्चे अगर कम किए जाएँ, तो भी काफ़ी फाइनेंसेस को इम्प्रूव किया जा सकता था। वॉर एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, तो बेसिकली मोनार्की को करना क्या है, वही नहीं पता। राइट, सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन। अनफेयर टैक्सेशन, उसके बाद फूड शॉर्टेजेस की वजह से जो भूखमरी आई थी वो एक और रीजन था। इसी बीच ब्रिटेन जो था फ्रांस को कमर्शियली बहुत ज्यादा कंपटीशन दे रहा था, तो जो मर्चेंट्स थे, ठीक है, दे वांटेड टू compete अगेंस्ट ब्रिटेन। तो इंटरनेशनल मार्केट में अगर फ्रांस के मर्चेंट्स अपना जो कपड़ा है, टेक्सटाइल्स है, वो ज्यादा अगर बेच पाएंगे तो मुनाफा होगा तो टैक्स भी दे पाएंगे। लेकिन जो मर्चेंट्स हैं, दे आर अनेबल टू फेस द ब्रिटिश कॉम्पिटिशन। सो इसकी वजह से कई फ्रेंच फैक्ट्रीज भी बंद हो रही हैं, मास एम्प्लॉयमेंट आ रही है, और जो मर्चेंट्स हैं वो भी टैक्स के बर्डन के अंदर दबते जा रहे हैं। ठीक है? अब इसी बीच क्या है कि जो फ्रांस के राजा लुई 16 थे, उनकी वाइफ थी मैरी एंटोइनेट। ठीक है? मैरी एंटोनेट, ये इनकी वाइफ थी। एंड इन्होंने ना मतलब आग में घी डालने का काम किया। राइट, इनके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था कि फूड शॉर्टेजेस की वजह से इनके पैलेस के बाहर कई सारे लोग जो थे वो गुस्से में इकट्ठा हो गए, और उन्होंने कहा कि भाई हमारा जीना मुश्किल हो रहा है और आप इतने लेविशली रह रहे हो, तो कुछ हमारी सहायता करो। तो इन्होंने मैडम ने पहले तो पूछा कि भाई दिक्कत क्या है लोगों की, तो उन्होंने कहा कि मार्केट में ब्रेड खत्म हो गई है। तो शी रिप्लाइड टू द पीपल कि इफ देयर इज नो ब्रेड इन द मार्केट व्हाई डोंट दे ईट केक। मतलब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। ये बात सुन के लोगों को इतना गुस्सा चढ़ा कि इन्होंने कहा कि बस तू निकल, आ बाहर आ, तेरे को सीधा करते हैं पहले। राइट, तो इनके बारे में, शी वॉज द वाइफ ऑफ लुई 16। शी वॉज रियली क्रिटिसाइज्ड फॉर हर एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल, क्योंकि लुई 16 फिर भी थोड़ा खर्चे कम करता था, ये मैडम ज्यादा करती थी। ठीक है, तो कॉमन लोग भूखों मर रहे हैं, ये खर्चे कर रही हैं, और इसलिए इनको एक निकनेम दिया गया, मैडम डेफिशिट। डेफिशिट कहां से? वेल्थ से नहीं, यहां से। ठीक है, थोड़ी मंदबुद्धि थी। राइट, तो ये बहुत ही बदनाम इन्होंने रिमार्क दिया। राइट, तो इस वजह से मासेस के साथ इनका डिस्कनेक्ट हो गया। पब्लिक एंगर के चलते वर्सैलिस में कई सारी महिलाएं इनके पैलेस के बाहर आ गईं और डिमांड की कि भाई अब या तो तुम या तो हम, जिसकी वजह से इनको क्या है, रॉयल फैमिली को पेरिस में जाके रिलोकेट करना पड़ा, नहीं तो इनका वर्सैलिस में रॉयल पैलेस हुआ करता था। राइट, और इससे क्या है, मोनार्की की इमेज बहुत ज्यादा खराब हो गई। ठीक है, अब कोर्स ऑफ रेवोल्यूशन बेसिकली क्या है कि ये इंसिडेंट एक ट्रिगरिंग इंसिडेंट था। इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल क्राइसिस के चलते अब लोगों का हो गया, दे हैव हैड इट एंड नाउ दे विल रिवोल्ट। ठीक है, तो अब रेवोल्यूशन स्टार्ट होगी अगेन, जस्ट लाइक अमेरिकन रेवोल्यूशन वी कैन डिवाइड फ्रेंच रेवोल्यूशन इनटू 3 फेजेस। फेज वन क्या है, नेशनल असेंबली बनेगी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश होगी। ठीक है, तो थर्ड स्टेट ने जून 1789 में क्या किया कि ये काफी ज्यादा गुस्सा थे कि अनइक्वल वोटिंग राइट्स हैं, तो इन्होंने क्या किया, अपने आप को ही नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। राइट, और इन्होंने कहा कि क्योंकि मैक्सिमम फ्रांस की पॉपुलेशन हमारे यहां ही इंक्लूडेड है, तो इसलिए व्हाट वी डिसाइड इज द विल ऑफ आवर कंट्री। तो इसलिए हम जो अब डिसाइड करेंगे वो पहले दो स्टेट्स के छोटे से लोगों को, ठीक है, स्मॉल नंबर्स में जो लोग हैं उनको अब एक्सेप्ट करना पड़ेगा। राइट, तो इसमें क्या था कि अब नेशनल असेंबली इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया और लॉ बनाने की बात कर रहे हैं। राइट, लेकिन क्या हुआ कि जो मीटिंग हॉल था, जो स्टेट्स जनरल जहां पर मीट करते हैं, वो जो मीटिंग हॉल था, उस मीटिंग हॉल में राजा के सोल्जर्स ने इनको आने से मना कर दिया, जिसकी वजह से क्या किया, इन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, पास में ही देयर वाज अ टेनिस कोर्ट। ठीक है, लॉन टेनिस का एक कोर्ट था, उस टेनिस कोर्ट में जाकर इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम यहाँ पर हमारे देश का फैसला करेंगे। राइट, तो टेनिस कोर्ट में बैठे और वहां पे कसम खाई कि जब तक एक नया कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश नहीं कर देते। नेशनल असेंबली बेसिकली क्या थी कि इट वाज मेंट टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट विल लिमिट द पावर ऑफ द किंग एंड गिव मोर पावर टू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल। और राजा जो है थोड़ा बाध्य होगा कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड वैल्यू से। तो उन्होंने कहा कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं देते तब तक हम यहां से हटेंगे नहीं। और ये टेनिस कोर्ट ओथ ली गई 20 जून 1789 को। दिस इंसिडेंट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रेवोल्यूशन। ठीक है, बैस्टिल डे इज एन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट लैंडमार्क। ठीक है, बैस्टिल डे इज अ वाटरशेड इवेंट ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, लेकिन
ऑफिशियली जो फ्रांस की रेवोल्यूशन की जो शुरुआत है वो टेनिस कोर्ट ओथ से मानी जाती है कि दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो जिन लोगों के पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में आता है तो वो इस बात का ध्यान रखेंगे। 14 जुलाई को देखो अब क्या हुआ, जून में इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। 14 जुलाई को क्या हुआ कि अब रेवोल्यूशनरीज अपनी इस नेशनल असेंबली के जोश से काफी ज्यादा इंस्पायर हो चुके हैं, ठीक है, और गुस्सा अलग चल रहा है। तो यहां पर रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया, बैस्टल प्रिजन को अटैक कर दिया। सो बैस्टल प्रिजन वाज अटैक्ड ऑन 14 जुलाई 1789। ठीक है, 14 जुलाई 1789 को ये बेस्टिल में मौजूद जो जेल थी उसको अटैक कर दिया। ये जेल बेसिकली क्या थी, इट वाज अ सिंबल ऑफ रॉयल ऑपरेशन, क्योंकि राजा को जहां पर ये लगता था ना कि कोई पर्सन उसके अगेंस्ट बोल सकता है तो उसको भी उठा के जेल में डाल दिया जाता था। सो दैट इज व्हाई दिस प्रिजन वाज अटैक्ड, राइट। सो दिस इवेंट बिकेम अ वेरी पावरफुल एम्बलम ऑफ पीपल्स डिफाइंस अगेंस्ट मोनार्की। तभी एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट रहा और इसकी पेंटिंग्स बनाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगस्त में क्या है कि नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कंप्लीट किया और फ्यूडल प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया। ठीक है, फ्यूडल प्रिविलेजेस में क्या था, देयर वाज सर्फडम। सर्फडम क्या होता था कि थर्ड स्टेट्स के लोग जो हैं, ठीक है, थर्ड स्टेट्स के लोग जो हैं वो नोबल्स के लैंड के ऊपर काम करने को लेकर लीगली बाउंड थे, कि यानी जो पेजेंट हैं, सर्फ्स हैं, ठीक है, वो सर्फ क्या, वो गुलाम थे, वो स्लेव्स बन गए थे, कि जो किसान हैं उनके खुद की जमीन नहीं है, तो वो अपने लैंडलॉर्ड की यानी कि नोबल की जमीन के ऊपर काम करेंगे एंड दे वर लीगली बाउंड टू वर्क देयर। उनके पास अधिकार बहुत कम है, बिना परमिशन के वो छोड़ नहीं सकते, और जो उनके ड्यूज हैं वो देने पड़ेंगे, कि मतलब मजदूरी वो कर रहे हैं, उस मजदूरी से जो पैसा आ रहा है वो सारा लैंडलॉर्ड का, और जो थोड़ा बहुत हिस्सा सर्फ को मिल रहा है उसमें से भी 1/10 हिस्सा ये ले जाता था लैंडलॉर्ड। ठीक है, एंड देन देयर वाज अ सिस्टम कॉल्ड टिथिस। ठीक है, टिथिस क्या था, ये एक दिस वाज अ मैंडेटरी टैक्स, कि मतलब एक सर्फ ने या पेजेंट्स ने जिसकी मान लो खुद की भी जमीन है, तो वो जब अपना कल्टीवेशन कर रहा है, उस कल्टीवेशन में जो प्रोड्यूस है उसको बेच के जो उसके पास पैसे आए, तो उस पैसे का 1/10 चर्च को देना पड़ेगा। ठीक है, या तो जितनी ग्रेन्स है आपके पास उसकी 1/10 वैल्यू दे दो कैश में या फिर काइंड में, वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो पुअर फार्मर्स जो थे, मतलब उनके ऊपर तो बर्डन था, उनके पास वैसे ही कुछ नहीं बचता था, राइट, कि मान लो अगर 100 क्विंटल कुछ कल्टीवेट किया है, उस 100 क्विंटल में से वैसे ही जो सरकार ने टैक्स लगाया वो 80 क्विंटल तो टैक्स में चला गया, 20 क्विंटल आपके पास बचा, उस 20 क्विंटल का भी 10% नहीं, टोटल प्रोड्यूस का 10% लेके जा रही है चर्च। ठीक है, सो टिथेस और सर्फडम जो था ये काफी एक्सप्लॉयटेटिव मैकेनिज्म्स थे। सो यहाँ पर इन एरिस्टोक्रेटिक राइट्स को खत्म करने की बात की गई, राइट। तो जब नेशनल असेंबली ने अगस्त 1789 में अपना काम कंप्लीट किया तो सर्फडम टिथेस अबॉलिश हो गया, फ्यूडल प्रिविलेज अबॉलिश हो गए, और कई 100 सालों वाली जो इनइक्वालिटी फ्रांस में थी इसको भी खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद 26 अगस्त को इन 1789 दे कंप्लीटेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन्स। तो इनके कॉन्स्टिट्यूशन के ही प्रोसेस के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के प्रोसेस के अंदर, जैसे हमारा एक प्रियम्बल है, तो उसी तरह से इन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, राइट। यहां पर इन्होंने प्रोक्लेम किया लिबर्टी, इक्वालिटी एंड राइट टू प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, एंड राइट टू रेजिस्ट ऑपरेशन, ये फंडामेंटल राइट्स हैं इनके लोगों के। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, राइट, ड्यूरिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो दिस वाज मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इट हैपेंड ऑन 26 अगस्त 1789, राइट। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी, फ्रेटर्निटी, राइट टू रेजिस्ट ऑपरेशन, ये लिंचपिन और फंडामेंटल वैल्यूज बन गई ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, अब आगे जो रेवोल्यूशन फाइट की जाएगी इन वैल्यूज के आसपास, इन वैल्यूज के इर्द गिर्द फाइट की जाएगी। 1789 में, मार्च 1789 में, ठीक है, ये अगस्त तक हम पहुंच गए, राइट, ये इससे थोड़ा पहले हुआ था, राइट। मार्च 1789 में ये मैरी एंटोनेट वाला इंसिडेंट हुआ था जहां पे महिलाएं वर्साइलिस में चली गई, ठीक है, पेरिस से वर्साइलिस में गई, प्रोटेस्ट किया, एंगर हुआ, लुई 16 को फिर क्या है, पेरिस में आना पड़ा और बहुत क्लोज सर्वेलेंस होनी स्टार्ट हो गई कि लुई 16 खर्चा अपना कैसे करता है। फाइनली सितंबर 1791 में फ्रांस का पूरी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, बेसिकली इसको एक बार क्लैरिटी आपको दे दूं, अगस्त में नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया कि फ्यूडल प्रिविलेज को खत्म कर दिया। ठीक है,
उसके बाद 26 अगस्त को डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीजन इसको कंप्लीट किया। एंड फाइनली पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन सितंबर 1791 में जाके कंप्लीट हो गया। दिस वाज द फर्स्ट फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज अडॉप्टेड एंड इट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रांस इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। रॉयल पावर्स लिमिट हो गई, सेपरेशन ऑफ पावर्स अब एग्जिस्ट करती हैं, राजा अपनी मनमानी नहीं कर सकता, ठीक है। तो जुडिशरी भी होगी, लेजिस्लेटिव बॉडी नेशनल असेंबली उसी की तरह एक्ट करेगी, राइट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक तरीके से फ्रांस बन गया, राइट। फिर सेकेंड फेज स्टार्ट होता है। सेकेंड फेज में क्या है कि सितंबर 1792 में मोनार्की पूरी तरह से खत्म कर दी जाती है। एक साल तक मोनार्की को टॉलरेट किया जाता है, बट उसमें भी लगता है कि मोनार्की के रख के कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो मोनार्की वाज फॉर्मली अबॉलिश्ड और फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है बाय द न्यूली फॉर्म्ड नेशनल कन्वेंशन, ठीक है। नेशनल कन्वेंशन जो है वो फ्रांस को एक तरीके से पूरी तरह से रिपब्लिक डिक्लेयर कर देती है, मतलब सरकार भी लोगों की चुनी हुई ही होगी। मोनार्की और रिपब्लिक में फर्क ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है इन मोनार्की इट इज द किंग। जैसे हमारे यहाँ हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, इंडिया में हु इज द हेड ऑफ द स्टेट, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इट इज द प्रेसिडेंट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। तो प्रेसिडेंट जो है वो भी ऐसा तो नहीं है कि राजा है तो इसलिए उसको हेड ऑफ द स्टेट बनाया है, हमारे ही चुने हुए नुमाइंदे पार्लियामेंट में हैं, स्टेट असेंबलीज में हैं, इन्हीं का एक कॉलेज बनता है इलेक्टोरल कॉलेज, यही इलेक्टोरल कॉलेज डिसाइड करता है कि प्रेसिडेंट कौन होगा, ठीक है। तो यहां पर नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया। 21 जनवरी 1793 को किंग लुई 16 इसको इसके ऊपर ट्रीजन के चार्जेस लगते हैं कि ये शत्रुओं के साथ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश कर रहा है कि इसकी सत्ता वापस आ जाए और रिपब्लिक ऑफ फ्रांस जो है उसको खतरे में डाल रहा है। तो इसके ऊपर ट्रीजन के चार्जेस लगे, ही वाज फाउंड गिल्टी एंड कॉन्सिक्वेंटली ही वाज एग्जीक्यूटेड। इनको मरवा दिया गया था, ही वाज बेसिकली गुलिटीन्ड। गुलिटीन क्या होता है? एक डिवाइस होता है, ऊपर से चाकू जैसी चीज एकदम फटाक करके नीचे गर्दन पे गिरती है एंड सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसी के कुछ ही देर बाद क्या है, मैरी एंटोनेट जो उनकी बीवी थी उनको भी गुलिटीन कर दिया जाता है, राइट। इसके बाद एक रेडिकल ग्रुप था फ्रांस में कॉल्ड एज जैकोबिन्स, जैकोबिन्स क्लब। देयर वाज अ रेडिकल ग्रुप, राइट। तो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर ये रेड कैप्स वाला रेडिकल ग्रुप जो था जैकोबिन्स क्लब, ये काफी ज्यादा एक्टिव था, ठीक है। यहां तक कि वो लॉयलिस्ट जो थे राजा के, उनको भी पकड़ पकड़ के अंदर किया था, राइट। तो इनका एक लीडर इमर्ज होता है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के पास अब पूरी तरह से कंट्रोल आ जाता है कि जब मोनार्की खत्म हो गई तो जो वेव है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, उसमें जो प्रिडोमिनेंट एंटिटी है विच इज लीडिंग दिस रेवोल्यूशन, इट इज जैकोबिन्स क्लब। और जैकोबिन्स क्लब का लीडर मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अब है। तो राजा की एब्सेंस में अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने कंट्रोल ले लिया और रॉबेस्पियर ने आयरन हैंड के साथ हर चीज हैंडल की। बहुत ज्यादा हार्श मेजर्स इसने एस्टैब्लिश कर दिए टू प्रोटेक्ट द रेवोल्यूशन फ्रॉम द एनिमीज। इंटरनली भी देयर वर सम पीपल हु कंसिडर्ड फ्रेंच रेवोल्यूशन एज एन एनार्की। आप देखोगे ना, ये जो सोशियोलॉजी है किसी का ऑप्शनल, सोशियोलॉजी ऑप्शनल में हम ये देखते हैं कि इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फ्रांस की रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ था कि जहां एक तरफ कई अच्छी चीजें हो रही थी, कि न्यू आइडियाज आ रहे थे, मॉडर्निटी आ रही थी, वहीं अराजकता भी आ रही थी, एनार्की भी फैल रही थी। उस एनार्की को रोकने के लिए, ठीक है, मॉडर्निटी के अच्छी चीजों को एस्टैब्लिश करने के लिए, गंदी चीजों को खत्म करने के लिए क्या है, सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन का सोचा गया कि इसको बनाएंगे जहां पर हमें वो लॉज पता लग पाए जिससे कि हम सोशल इवेंट्स के आउटकम को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, राइट। तो उसमें हम देखते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में एनार्की भी थी, राइट। और एनार्की क्यों की थी? इसलिए फ्रांस के अंदर भी बहुत से लोग ऐसे थे जो रॉबेस्पियर को कहते थे कि इसको हटाना जरूरी है, नहीं तो फ्रांस एक गलत डायरेक्शन में चला गया। इनफैक्ट मेनी सपोर्टर्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन वर नॉट द सपोर्टर्स ऑफ रॉबेस्पियर। तो इसलिए आयरन हैंड के साथ रॉबेस्पियर ने इंटरनली एक्सटर्नली हर तरह के शत्रु को एक तरीके से उसको नस्तो नाबूद करने की कोशिश की, राइट। इसने एक कमेटी बनाई, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी इन 1793, एंड दिस कमेटी एक्टेड एज द डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। यानी कि ये कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी जो है ये मिनिस्ट्री की तरह, गवर्नमेंट की तरह एक्ट कर रही है। और इसी के बनने के बाद एक रेन ऑफ टेरर स्टार्ट हो गया फॉर 1 ईयर।
जहां पर कई हजार लोगों को, इंक्लूडिंग नोबल्स, इंक्लूडिंग क्लर्जीमैन, इंक्लूडिंग द रेवोल्यूशनरीज, दोज रेवोल्यूशनरीज हु डिड नॉट लाइक रॉबस्पियर, राइट, और कई ऑर्डिनरी सिटीजन्स को एंटी रेवोल्यूशनरी घोषित करके अंदर डाल दिया, गुलिटीन भी कर दिया। ठीक है, मोस्टली मेनी ऑफ दीज पीपल दे वर स्विफ्टली एग्जीक्यूटेड विदाउट फेयर ट्रायल्स। मतलब रॉबस्पियर के अगेंस्ट जो जा रहा है ना, उसको खत्म करने की बात चल रही है, राइट। ये फियर और सस्पिशन का ऐसा एनवायरमेंट बन गया जो पूरे फ्रांस में है, और कई सारे जो रेवोल्यूशन के सपोर्टर्स थे ना इनिशियली, वो सपोर्टर्स क्यों थे? क्योंकि राजा कुछ गलत कर रहा था, उस गलत को ठीक करने के लिए जवाब नजर आ रहा था रेवोल्यूशन में, जहां पर लोगों की चुनी हुई सरकार होगी। वो लोगों की चुनी हुई सरकार बनाने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, एक संविधान बनाने के लिए नेशनल असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन उसके बाद लोगों की चुनी हुई सरकार नहीं, रॉबस्पियर के हाथ में सब कुछ चला गया। तो बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो अपने पाथ से डिविएट हो गई, राइट। तो इस वजह से बहुत से वो लोग जो रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे, वही उसके विक्टिम भी बन गए। ठीक है, फाइनली 1794 में क्या होता है, रॉबस्पियर को अरेस्ट कर लिया जाता है ऑन द चार्जेस दैट ही मिसयूज्ड हिज पावर्स, राइट। ट्रीजन के चार्ज लगते हैं कि फ्रांस की सिक्योरिटी, ट्रैंक्विलिटी, सेफ्टी को आपने खतरे में डालने की कोशिश की। He was proved guilty and consequently he was guillotined by his own allies। ठीक है, रॉबस्पियर के खुद के allies भी जो थे वो उसके अगेंस्ट हो गए थे, इसके एक्सट्रीमिज्म से उनको भी डर लग रहा था, तो चार्जेस लगे, गिल्टी पाया गया और खत्म कर दिया इसको। ठीक है, जुलाई 1794 में रॉबस्पियर वाज गुलिटीन, और इसके खत्म होने के बाद ये रेन ऑफ टेरर इट एंडेड एंड इट मार्क द स्टार्ट ऑफ अ मोर मॉडरेट फेज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो अभी तक अराजकता ही फैली हुई है, अब जाके थोड़ा ठीक होगा। 1795 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली दोबारा से अमेंड होता है। तो 1795 में टेक्निकली एक नया कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जहां जैसे हमारा भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, लोकसभा राज्यसभा, तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ एल्डर्स है, अपर हाउस, एंड देयर इज अ काउंसिल जिसमें डायरेक्टली इलेक्टेड लोग बैठेंगे। ठीक है, इसमें फिर एक डायरेक्टरी बनेगी। डायरेक्टरी क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरह काम करेगी, सिर्फ 5 मिनिस्टर्स होंगे। तो बेसिकली इट हैड 5 मेंबर्ड एग्जीक्यूटिव बॉडी, राइट। लेकिन इसमें क्या है कि जो लोग बैठे ना, दे वर वीक, दे वर नॉट सो पॉपुलर एंड दे वर करप्ट। सो इनकी वीकनेस की वजह से लोगों ने कहा कि यार जिस चीज के लिए हमने रेवोल्यूशन की थी वो तो अभी भी अचीव नहीं हुआ, और फ्रांस वापस से क्राइसिस में चला गया। और उस क्राइसिस के जवाब में एक लीडर नजर आया। ठीक है, लीडर्स कब इमर्ज होते हैं? जब क्राइसिस आता है तब लीडर्स इमर्ज होते हैं। सो ये जो क्राइसिस आए, दीज क्राइसिस पेव्ड द वे फॉर राइज ऑफ नेपोलियन। ठीक है, तो नेपोलियन के राइज को हम कल करेंगे, एंड इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसको एक बार आप गो थ्रू कर लेना। ठीक है, 4 पॉइंट्स में इसको समराइज किया है, राइट, इन अप टू 40 वर्ड्स, 40 टू 50 वर्ड्स, राइट। इनको एक्सपैंड किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, एंड अगर हमें बड़े आंसर का एक छोटे से पार्ट में इम्पैक्ट को लिखना है लाइक दिस वन, तो उसमें इसको कंडेंस भी किया जा सकता है। कल अमेरिकन रेवोल्यूशन वाले आंसर को मैं डिस्कस करूंगा, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करो कि इसका भी आंसर आप लिख सको। ठीक है, टुमारो वी विल डिस्कस नेपोलियन। ठीक है जी, आज के सेशन को यहां पर वाइंड अप करते हैं। जो असाइनमेंट आपको कही है प्लीज वो कर लेना यार। मेरे डिस्कशन करने का फायदा तभी है अगर आप भी साथ लिख के आओगे। उसकी मदद से क्या होगा कि वी विल बी एबल टू, यू विल बी एबल टू कंपेयर कि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, उसको लिखना कैसे था। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बिफोर वाइंडिंग अप द सेशन अ शॉर्ट रिमाइंडर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।